अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ मुनीज़ा और शेफ़ मुनीज़ा के बहुत फेवरेट बरकत रोज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेफ़ मुनीज़ा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं वैसे ही हूँ गंजा। वैसे वाकई इन्होंने कहा तो सही, बहुत मेरे दिल के करीब, बहुत अजीज मेरे फेवरेट भाई दोनों। ये तो आपने ऐड किया जी, उन्होंने भाई नहीं बोला था। देखिए ईदी भी तो लेनी है आपसे। जी जी सर भाई क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है ईद वाले दिन ये लेके निकल जाती है हर घर में। ईदी दे दो। नहीं भाई, यूं भी कर लो तो क्या है, बहनों का हक होता है भाइयों से ईदी लेना, चाहे यूं मांगो। वैसे शेफ़ मुनीज़ा, आज तक आपको सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली होगी कहीं से भी? मुझे वैसे वाकई में सच में बताऊं, ये वाले भाई तो छोड़ ही दें, जो मेरे अपने असली वाले भाई देखो आ गए ना असली नकली पे। हम ये असली सोच के बैठे हुए हैं, वो असली नकली पे। अब ईदी गई तो आप ईदी देंगे तो पता चलेगा। नहीं अब ईदी नहीं, अभी तुम्हें ईदी देंगे तो हमारा शुमार अच्छे भाइयों में होगा। हाँ, ये तो अच्छा, स्पेशली घर में हमारे मामू आते थे, वो जेब से गड्डी निकालते थे 1000 रुपए की, इधर आओ बेटा, इधर 1000 के नोट पलते, 500 500 100 बीच में 10 रुपए निकाल के दे रही, ये लो बेटा। अरे 1000 500 पलटे, उसमें बीच में से 10 निकाल के। देखिए अब उसमें से 5000 वाली नोट भी निकलनी चाहिए ना आप लोगों के पास से। आई थिंक 5000 तो बहुत ज्यादा है। नहीं भाई तो दे सकते बहनों को, कोई ज्यादा नहीं। 5 साल की ईदी तो नहीं दे रहे ना वो। नहीं तो क्या मतलब है, साल में एक दफा तो ईदी देते हैं, उसमें भी 5000 भी नहीं देंगे तो कितने देंगे? अच्छा 5000 देंगे, उस पे भी ईद मुबारक लिखा हुआ होगा। अच्छा मुझे यही उम्मीद थी। ये बेहतर है वैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ असर भाई, इस बारे में क्या कहें? कुछ औरतों की, कुछ कह रहा हूँ, औरतों की दुख की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी औलाद को सुधारने की बजाय अपनी सास की औलाद को सुधारने में लगी रहती है। इसकी क्या वजह है शेफ़ मुनीज़ा, बताएं? इसकी वजह ये है कि वो बिगाड़ के देते ही क्यों है, पहले सुधार के। अरे ये तो डायरेक्ट सास पे हमला किया। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है मेरी सास बहुत अच्छा बेटा। नहीं आपने अभी कहा बिगाड़ के देती क्यों? उस सवाल का जवाब था, और उन्होंने कुछ और कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे घर में क्या है, सही है? अच्छा ऐसा होता है कि जैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर जो है ना वो सुधरे हुए। मेरी सौत मुंह से सौत क्यों निकल गया? ये लोग मेरी क्या ये क्या चल रहा है? आपकी परेशानी की वजह खुद ही बता रही है। देखिए हम रेसिपी आज बना रहे थे, हमने बताया नहीं अभी कि हम क्या। नहीं अभी क्यों बता रही हैं? अभी तो टाइम नहीं, हमने तो पूछा ही नहीं। अभी तो आप बात करें, आपने हम जानना ही नहीं चाहते आज रेसिपी। आप हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। आपने शौहर को सॉस क्यों बोला? सॉस है ना, सॉस हर कोई इसमें केचप क्या क्यों बोला? कोई कैसे खा लेगा भाई? वजह बताए ना। नहीं अच्छा ये इसको सासें कहती हैं शादी के बाद में, जैसे सास कह रही बहू से तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें खाना बनाने नहीं आता था? बहू की एक्चुअली में आपको सरप्राइज देना चाह रही है। अरे वाह, तो कभी तुमने कोई ऐसा सरप्राइज दिया? मैंने ऐसे ही सरप्राइज मेरी सास को दिया था, लेकिन मेरी मदर ने पहले बता दिया था इसको कुछ नहीं आता है। ओह, और अभी भी कुछ नहीं आता? नहीं, अब तो बहुत कुछ आता है, अब सीख लिया सारा बनाना, लेकिन तब यही सरप्राइज दिया। लेकिन आपने खाना बनाना शादी के बाद सीखा था? बिल्कुल, शादी के बाद सीखा है। बहुत सी खवातीन शादी के बाद सीखती हैं और मर्द भूल जाता है बेचारा कि उसने क्या सीखा था पहले। लेकिन शेफ़ मुनीज़ा मुझे एक बात बताइए कि आपने खाना पकाना शौक में सीखा या आपने ये सोचा कि मजबूरी में? देखिए मजबूरी भी थी और शौक भी था कि जाहिर है अब अपना पेट पालना था तो पका के खाना ही था। हस्बैंड थोड़ी हर घर में बैठे रहते पकाने के। अच्छा जब शादी हुई थी आपकी, आपको कुछ भी पकाना नहीं आता सिवाय दिमाग के? कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आता था, लेकिन जैसे प्रॉपर जिस तरह खाने होते ना उस तरह नहीं आता था। रोटी नहीं आती थी बनाना, चावल नहीं आते थे बनाना। बच्चा क्या फिर? नूडल्स वगैरह बना सिर्फ मुंह बनाना आता था आपको बस? हाँ, सिर्फ मुंह बनाना आता था, वो तो अभी भी आता। अच्छा इनके हस्बैंड कहते ना चाय बनाओ तो ये 2 काम करती है, पहले मुंह बनाती है फिर चाय बनाती है। ऐसा होता है? नहीं तो नूडल्स बनाना और अंडा बनाना इसमें कौन सी रॉकेट साइंस? नहीं, थोड़ा बहुत तो आता था ना ऐसे। पानी उबालो, नूडल्स डाल दो, उसके ऊपर उसका वो मसाला डालो। आप बताएं, आपको बर्फ जमाना आती है? बर्फ जमाना आती है? ये बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर तुम्हारे चक्कर में। अच्छा जी, हम रेसिपी बताए थे, छड्डो जी इनको, इनकी तो चलती रहेगी। हम आज सिखा रहे हैं पीना कोलाडा आपको बनाना, कि आपने कैसे बनाना है। अब कुछ बोलने इस पे, बोले चले आप छोड़ दें, अब हम बोलते हैं, बीच में बोल लेंगे हम। अच्छा जी, इसमें हमने पाइनएप्पल ऐड कर दिए। ये पाइनएप्पल तुमने बनाया? नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला ने बनाया। अच्छा अभी बाकी चीजें भी पूछूंगा, तुमने क्या बनाया इसमें? मैं ये पूरा ड्रिंक बना रही थी। ये आपने ये जो क्या है, ये पाइनएप्पल जूस है ये? नहीं, ये अभी जो डाल रही है ये पाइनएप्पल जूस डाल रही हूँ। पहले पाइनएप्पल डाला, अब पाइनएप्पल जूस डाल रही हूँ इसके अंदर। यार उसमें से निकल जाएगा जूस जब आप ग्राइंड करेंगे तो। लेकिन कुछ हमें लिक्विड तो चाहिए होता है ना ब्लेंडर में ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, साथ में इसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर वो शामिल कर रही हूँ। ये किसने बनाया? ये भी अल्लाह ताला ने बनाया और बाद में इंसान ने इसको बनाया। अच्छा, पहले अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर जा रही है क्रीम। ये किसने बनाई? ये कंपनी वालों ने बनाई है। नहीं, जिस चीज से बनाई वो किसने बनाई? ठीक है, ये दूध की बलाई है। अच्छा, ठीक है,
ये बना दिया और इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा दूध। अच्छा शुगर जो है आप डालना चाहे तो बिल्कुल डाल सकते हैं। पाइनएप्पल ऑलरेडी मीठा होता है, इसके अंदर पाइनएप्पल का जूस भी हमने शामिल किया है। तो आप लोग बताएं चीनी शामिल की जाए या नहीं की जाए? हम कुछ नहीं बोल रहे, आप ग्राइंडर चलाएं। बता दे ना उसी भाई, कुछ तो बोल रहे। हल्की फुल्की चले आपके लिए हल्की फुल्की शामिल कर देते हैं। सही है। देखिए मैंने आपसे पूछने के लिए चीनी नीचे रखी। नहीं, असफर भाई कहते हैं ना ज्यादा हो गई चीनी, तो जरा चीनी कम। नहीं वो मैं इसलिए कहता हूं कि वो मीठी ड्रिंक जब डाल रहे होते हैं तो चीनी से तो ज्यादा ही ये हाँ माशाल्लाह चमचे भी जब तक नहीं भर वो भरती जब तक गिर ना जाए। अरे ये टीस्पून है, इस पर समझे 2 टेबलस्पून के करीब शुगर गई है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। आपको पता है जाती तौर पे मैं व्हाइट शुगर के बिल्कुल खिलाफ होता हूँ। ब्राउन शुगर, ब्राउन या तो ब्राउन हो या आपको पता है ये एडिक्शन हमें नहीं रखनी चाहिए। जैसे उस दिन मैं कह रहा था आटे की हमें एडिक्शन जो हुई है वो नहीं है। बन गया भाई, बन गया जी हमारा पीना कोलाडा। और अब इसको जो है हम सर्व कर देते हैं। मुनीजा कितनी मेहनत करती है ना किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे ना नजरे बद से महफूज है कि बहुत नजर लग रही है आजकल मुझे। वैसे भी ना भी ना होगी मोइज भाई, बस कर दे अब आप। अच्छा रहना आपने वो सिर्फ 1 महीने के लिए, बाकी साल आपने मेरे साथ गुजारना है। हो सकता है आगे कोई हमारी सेटिंग बन जाए। क्योंकि ये जूस तो मैं भी बना लूंगा वहाँ खड़े होकर। हाँ, आ जाए एक दिन बस इस पर इनको किचन में हम खड़ा रखेंगे, मैं वहाँ बैठूंगी बस। सही है, सही है। अच्छा बताएं किचन में तो देखिए कोई एक ही शख्स खड़ा हो सकता है। इन दोनों में से आप किसको चाहेंगी? उस्मी भाई को खड़ा करूंगी यहाँ पे, बरकत भाई नहीं बोलते। आपसे बहुत ज्यादा अच्छा बनाऊंगा और तारीफें भी करूंगा, पब्लिक को क्या पता कैसा। अच्छा वो अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद बनेंगे तो फायदा क्या? यूं तो मैं भी तारीफें कर सकती हूँ पी के, अभी करके बता देती हूँ। मोहल्ले वाली लड़ाई हो रही है, आपने सामने दरवाजा खुला हुआ है। अरे अच्छा, तुमने ये किया था। अच्छा ये मेरा सवाल आप दोनों से भी है, आपसे भी है शेफ मुनीजा, जब आपको आजकल डॉक्टर से सबसे ज्यादा शिकायत क्या होती है? डॉक्टर से मुझे वो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, ये पीने को मना करते हैं और खुद पी रहे होते हैं। आपको चावल मना करते हैं सबसे पहले। एक मेरे साथ बड़ा मजे का वाकया हुआ था। अच्छा एक डॉक्टर साहब मैं उनको लेके गई अपने हस्बैंड को उनके पास ना, तो मैंने वहाँ पे उनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो है ना सिगरेट बहुत पीते हैं, अब आप कुछ बताएं। तो पहले तो डॉक्टर साहब मेरी शक्ल देखते रहे, फिर नीचे देखा, फिर मुस्कुराए, कहने बीबी मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, मैं इनको क्या मना करूँ। भाई हमने डॉक्टर्स के असफर भाई बहुत शोज किए माशाल्लाह से पाकिस्तान में। उनके जो आप खाने देख लेना, दुनिया का कौन सा ऐसा खाना नहीं होता है जो उनके बुफे में नहीं होता, और वो सबको मना कर रहे हैं, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, खुद आखिर में जाते हुए पान भी खा रहे होते हैं। नहीं हमारे अक्सर डॉक्टर क्या वो इंसान नहीं है क्या? उनका दिल नहीं है क्या? नहीं, मना करने की बात हो रही है कि दूसरे को फौरन मना करते हैं। नहीं, हमारे अक्सर डॉक्टरों को जब कोई बीमारी नहीं मिलती ना तो ये कह देते हैं आपको पता है आपके जिगर में गर्मी है। हाँ ये होता है। और कुछ डॉक्टरों को देखा है 3 वक्त की दवाई देते हैं मरीज को, सुबह शाम और एक मरने के बाद। कुछ डॉक्टरों को हाँ मतलब इतना ये तो मजाक हो रहा है। ये तो मजाक हो रहा है। नहीं, कुछ डॉक्टर के पास जाओ ना, वो मरीज से पूछते हैं सुबह को क्या खाया था, वो कह रहा है कल की खिचड़ी, परसों ये वो, सुबह दोपहर को ये, कह रहे आप ये कंपाउंडर से दवाई ले लो, बस आप आज एक दवाई। एक कोई मरीज आप सुबह पिज्जा खाया था, दोपहर को कढ़ाई, रात आपने 1 महीने तक कंटिन्यू दवाई लेनी है मेरे पास। मतलब पता चल जाता है कि उनके पास है क्या। सुबह कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो भी तो दवाई देते हैं कि सुबह उठने से पहले और रात सोने के बाद ये दवा ले लीजिए। ये बहुत पुराना हो गया। बहुत ख़वातीन और हज़रात, ये हमने आपको बातें सुनाई जो कि डॉक्टर्स के मुतालिक ये जहनों में चल रही होती हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे 2 बेहतरीन डॉक्टर्स से और पता करेंगे कि इन सवालों के पीछे कितनी सच्चाई है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसा बना पीना कोलाडा? कितने मार्क्स देंगे 10 में से? ये आपको 10 में से मैं दूंगा। देखिए रमजान का महीना, झूठ नहीं बोलना आपने। नहीं झूठ नहीं बोलना ना, झूठ नहीं बोलना भाई। 1 हटा दें 10 में से। 10 में से 1 हटा दें। 9 नंबर। शेफ मुनीजा को पहली बार इतने अच्छे नंबर किसी ने दिए। मैंने इतने तरीके से दिया, आपको पता भी नहीं चला और पता भी चल गया। बहुत तरीके बहुत से, अच्छा बना। हमें हाँ बोले। बहुत अच्छा बना है, नो डाउट। मजाक अपनी जगह, लेकिन बहुत मजे का है और बहुत जबरदस्त। अब आगे पता 10-15 मिनट बाद पता चलेगा कि इसका मतलब है जो मैंने पढ़वाया था वो असर होना शुरू हो गया। हाँ, रिएक्शन क्या है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के 2 मेहमानों से। बहुत ही बेहतरीन डुओ है ये, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है मियाँ बीवी की। दोनों डॉक्टर्स हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहाना रहमान साहिबा, 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं
गायनेकोलॉजिस्ट हैं और फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहबा के हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर ताहिर खान साहब, जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मेडिसिन और एजुकेशन एक साथ आप लोग लेके चल रहे हैं, अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं डॉक्टर साहबा? वक्त देखें, जब वक्त की बात की जाए तो सेल्फ टाइम वही होता है जो आपको सेटिस्फाई करे और आपको हैप्पीनेस दे। तो मेरी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन है ही मेरे काम में। तो अगर आप वक्त कहें तो मेरे लिए तो सारा वक्त ही अपना है। बस काम में आपको ज़्यादा सुकून मिलता है, यानी डॉक्टर साहब के साथ आप अलग वक्त गुजारना नहीं चाहती? साथ ही होते हैं। आप बताएं डॉक्टर साहब। भाई बिल्कुल, एक पैशन है हमारा बेसिकली। ये बेसिकली हमने स्कूल सिस्टम में, बेसिकली मैं बिल्डर हूँ वैसे बाय प्रोफेशन। नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं, कंस्ट्रक्शन में मेरा काम है। मैं अपार्टमेंट्स और बेंगलोस बनाता हूँ DHA में, सिर्फ कराची DHA में। उसके अलावा मैं स्कूल हमारा पैशन है बेसिकली। स्कूल हमने उस जगह पे बनाए हैं जहाँ पे पहले बिल्कुल रिमोट एरिया होता था, बिल्कुल वहाँ पे कोई मतलब बहुत कम लाइटली पॉपुलेटेड था। अब तो खैर डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। रिमोट एरियाज़ में से स्कूल बनाए हमने। कहाँ पे? ये अनवार इब्राहिम सोसाइटी है बेसिकली, मलीर में। वहाँ पे जो सिस्टम रखा है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि वो कोई डिफेंस से कम है, उसको बिल्कुल 100%। लेकिन वहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट काम करें। अच्छा, आपका ग्रीनलैंड कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम है। जी। रिमोट एरिया में कैम्ब्रिज सिस्टम तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये हम लोगों ने कैम्ब्रिज बेसिकली इसको पिछले लास्ट 2 ईयर से किया है। इससे पहले ये मैट्रिक सिस्टम था और मैट्रिक के बच्चे यहाँ पर आते थे। और जबकि आप बहुत बड़े स्कूल्स के नाम सुने होंगे, इस हमारे स्कूल की पोजीशन है 2018 में पूरे कराची में। तो इससे आप देख लें कि हम लोग सिस्टम को कितना अच्छा लेके चल रहे हैं। बहुत। और आपकी 3 ब्रांचेस हैं? जी, हमारी 3 ब्रांचेस हैं। हाँ। और कौन कौन से एरियाज में? ये पूरे अनवार इब्राहिम सोसाइटी में, उसमें जूनियर कैंपस, सीनियर कैंपस और हायर कैंपसेस है। ठीक है, बेहतरीन। मुझे बताओ, 2002 से आपने टेक ओवर किया ये सिस्टम। आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी है। डॉक्टर साहब, आप तो हर फन मौला हो गए जी। शुरू से ये सारे फैमिली बिजनेस था ये हमारा कंस्ट्रक्शन का, तो इसमें हमें कोई टाइम नहीं। घर पे आप किस टाइम आते हैं अपने? घर पे हम लोग बस ऐसा होता है वीकेंड्स पे आते हैं। इतने बिजी माशाल्लाह से आप हैं, माशाल्लाह। सिर्फ रुकने आते होंगे 2 घंटे के लिए जैसे गेस्ट हाउस में है। बस घर में ये होता है कि बस पता नहीं चलता, जब बैठे बैठे क्रैश हो जाते हैं कोई आपस में बहुत सारी बातें हमने करनी होती हैं, तो वो सोचते हैं कि किस दिन करेंगे, किस दिन आपस में बैठ के आराम से ये डिस्कशन करेंगे, इस पे बात होगी। फैमिली टाइम जो होता है वो जी क्या करिए? मैसेज करिए। ये मैसेज में नहीं समझ में आती, ख्वातीन को समझाना पड़ता है बिठा के, जो भी ऐसा भी नहीं है। ये देखिए, आदमी जितना भी कामयाब और मसरूफ हो, बेसिक्स वही रहते हैं। लेकिन खवातीन ना इस बात पे सबसे प्यारी उनकी वाइफ है। सबसे ज्यादा खवातीन इस बात पे तपती हैं कि अगर आप उन्होंने कोई मैसेज किया और आप सिर्फ के लिख दें। ओके भी नहीं। आपको पता है ओके का मतलब होता है सही है, के का मतलब है कि नाराजगी वाला ओके। अच्छा। और अगर कुछ लेकिन ये किसी को पता है सब के लिख देते हैं। बहुत से लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करते। फिर अब आप नहीं करती या दूल्हा भाई नहीं करते? ऑब्वियसली वही नहीं करते ना। आपको रिप्लाई नहीं करते? नहीं कर रहे, 2 दिन से नहीं कर रहे। तो ये उनका रिप्लाई चेक करो, ब्लेम नहीं कर सकते। उनके रिप्लाई चेक करो कहाँ जा रहे हैं। उनके रिप्लाई किसी और पे अप्लाई हो रहे हैं। आगे से फिर सप्लाई हो रहे हैं। फिर मैंने आउटगोइंग बंद रखी हुई है, सिर्फ इनकमिंग है उनके पास। अच्छा इनकमिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और फैमिली फिजिशियन का भी आप काम करिए। कहा यह जाता है कि जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं वो साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इलाज के लिए जो रोज़ आ जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, उन्हें इल्हाम हो रहा होता है कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शायद शुगर बढ़ गई है। इस तरह के पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर कर दूँ। बीइंग फैमिली फिजिशियन, हम अगर आप कहें तो कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, लेकिन हम मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं क्योंकि 80% पेशेंट हमारा है। बिल्कुल। सिर्फ 20 या 10% रेफरल की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप पेशेंट को देखते हो तो हमारी होलिस्टिक अप्रोच होती है, पूरी फैमिली हमारी होती है।
पेशेंट का लाइफ पे उस बीमारी का इम्पैक्ट डिजीज़ और इलनेस में फ़र्क है। डिजीज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन इलनेस वो है जो उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। जो स्पेशली जो ये क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, जैसे आपकी जो बहुत लंबी चलने वाली बीमारियां, इसके जो है साइको सोशल इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। उसकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, उसकी फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ बहुत इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो हमें ये सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं और हमारी जो है वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, हम पेशेंट के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। और पेशेंट के बहुत सारे मिथ्स होते हैं। बरकत भाई, उसमें भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये मजाक नहीं है, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। जो कि हमारी सोसाइटी का एनिग्मा है कि सब लोग इस तरह की बातें करते हैं, डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर का बीइंग ह्यूमन अपना इफेक्ट है अपनी जगह। वो रश्ड है, उसके पास बिजी क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो पार्ट काउंसलिंग प्ले करती है वो रोल कोई और नहीं प्ले कर सकता, और डॉक्टर का सबसे बड़ा रोल काउंसलिंग में है। आपको पता है डॉक्टर साहब, ये मैंने ज़ाती तौर पे भी देखा है कि अगर मैं ज़्यादा पैसे देके किसी महंगे डॉक्टर के पास जा रहा होता हूँ तो वो वक्त मुझे देते हैं फिर, मतलब मुझसे 10 मिनट बात करेंगे और कोई भी अगर खदशात है किसी भी चीज़ को लेके तो वो क्लियर कर लेते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी अब अपनी फैमिली हिस्ट्री को लेके बहुत लोग परेशान होते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट का प्रॉब्लम रहा होगा या कैंसर या डायबिटीज, हाँ मतलब वो लोगों को होता है कि कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा वो चेकअप। तो वो जब डॉक्टर आधा घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट सुकून से आपकी बात सुने और फिर आपको समझाए तो आप बड़ा रिलीफ होके फिर बहुत से लोग घर के दुख सुनाना शुरू हो जाते हैं, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है 3 दिन और कुछ मरीज तो डॉक्टर के हिम्मत हार जाते हैं, कहते थे आप कोई सी भी दवा देते मेरे नहीं बचना, हिम्मत हार जाते हैं। हाँ ये भी है, बहुत से अपने आप को बुरा भला कहने लगते हैं। उसका स्ट्रेस है क्योंकि उनको सोसाइटी उनकी बीमारी को लेके जो घर में वो सफर कर रहे हैं वो उनको लगता है कि बीमारी मुझे इसलिए हुई है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम थी। जो आपकी कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हम लोग बहुत से सोर्स ऑफ हैं जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन लोग एक ही फैक्टर सोचते हैं और मरीज़ का, और स्पेशली अगर वो फीमेल हो तो उसके ज़िंदगी को अजाब बना देते हैं, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं होता। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि बेसिकली मेरी गायनी के साथ क्लिनिक्स तो मेरे चलते रहे, लेकिन मैं फैमिली मेडिसिन की तरफ आई इसीलिए थी कि मुझे इस चीज़ की बहुत, मैं बीइंग MBBS में अपना क्लिनिक चला सकती थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत लैक फील होता था कि पेशेंट्स बहुत रुलते हैं, बहुत ज़्यादा रुलते हैं, गाइडेंस नहीं, रोते तो रोते बात है, उनके साथ उनकी फैमिली भी रो रही होती है। अगर आप एक पोस्ट उसको किसी पैरालाइज पेशेंट को देखें या किसी को हेमरेज या स्ट्रोक हुआ था, आप सबका फोकस पेशेंट पर होता है कि उसकी ज़िंदगी मिजरेबल है, आप केयर टेकर बर्डन को नहीं एड्रेस करते कि उस केयर टेकर का क्या हाल हुआ। बिल्कुल सही। वो स्ट्रेस में हाइपरटेंसिव हो चुके होते हैं, डायबिटिक हो चुके होते हैं, डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, लेकिन सारी फैमिली का फोकस होता है कि वो उसको देखना है, उसकी सारी नीड पूरी होनी चाहिए। लोग अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस वक्त बिल्कुल इग्नोर करके एक पे बर्डन डाल के साइड पे हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको पता है ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनली बात करते हैं, जो सर्विस के थ्रू देखा गया कि अगर कभी किसी को घर में हार्ट अटैक होता है या कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट औलाद पे हो रहा होता है। जिन लोगों को अस्पताल लेके पेशेंट को भागना है, इतनी दफ़ा वो एंजाइटी अटैक के अंदर आ जाते हैं, उनको इमीडिएटली हार्ट अटैक हो जाता है, और कभी कभी जो पेशेंट होता है उसको वो सही हो जाता है और ये इंसान जिंदगी की जंग हार जाता है। हमारे साथ ये दो बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, बरकत अनुज़मी भी हैं और शेफ मुनीसा भी हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। भाई कहने को तो हूँ मैं दर्जी, पर चलती है मेरी मर्जी। बेटे बजा रहे हो या चलाऊं कैंची? रंग बरंगी दुनिया में मैडम बेगम बेबी बाजी, सीधा हूँ इन सबके कपड़े, होते हैं रोजाना झगड़े। मोरी इतनी छोटी क्यों है, बेल्ट इतनी मोटी क्यों है, चाक इतना लंबा क्यों है, गला इतना छोटा क्यों है, 40 फिगर, कमरे को कहती है कमर। पैमाइश ना पूछो इनकी, अब फरमाइश ना पूछो इनकी। लहंगा बिल्कुल वैसा सीना जैसा कतरीना ने पहना, पटियाला शलवार बना दो, पीछे थोड़ा फोम लगा दो। कुछ है इतनी दुबली पतली, बिल्कुल जैसे बूमल मछली।
चाहो एक एक पसली गिन लो, इनकी भी फरमाइश सुन लो, प्रियंका स्टाइल दे दो, टाइट सी स्कर्ट सी दो, देखो आपके लेट ना करना, परसों तक पक्का दे देना, जो कहती है सुन लेता हूँ, मन मानी अपनी करता हूँ, छोड़ू ना मैं हेरा फेरी, कपड़ा उनका मर्जी मेरी, कहने को तो हूँ मैं दर्दी, चलती है पर मेरी मर्जी, बेटा बंद कर रहे चलाओ कैंची, बखिए उधेड़ दूंगा बखिए पड़े आए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहाना रहमान और डॉक्टर ताहिर खान साहब। इनका बहुत ही बेहतरीन इदारा है, तालीमी इदारा है ग्रीनलैंड कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम, जो कि काफ़ी अरसे से ये उसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, स्कूल के अंदर जब बात करते हैं डॉक्टर साहब, नई जनरेशन की, जब आपका 10 साल से स्कूल से ताल्लुक़ है, आप कोई चेंज नोटिस करते हैं कि जो बच्चे 2003, 4, 5 में तालीम हासिल कर रहे थे और फिर जो 14, 15, 16 में करते, कुछ डिफरेंस है इस जनरेशन में? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसमें सबसे बेसिकली डिफरेंस यही है कि जो गैजेटरी ने और इन बच्चों में वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। अब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, जो मेरी प्रिंसिपल्स बताती हैं कि जी हम आए हैं, आप बच्चों को नहीं बताइएगा कि हम लोग आए हैं और हमें ये इशू था और ये, ताकि इतना डरते हैं पेरेंट्स, डरने लगे हैं बच्चों से, क्योंकि वैल्यूज़ सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कोई वैल्यूज़ नहीं रही किसी किस्म की कि जी कि पेरेंट्स, जैसे हम लोग पहले पुराने बच्चों में वैल्यूज़ होती थी। वैल्यू मतलब आप कह रहे हैं लिहाज जी, लिहाज नहीं रहा कोई ये नहीं रहा कि ये पेरेंट्स हैं या वो, एक घर में जो एक सिस्टम होता था ना, वैल्यू सिस्टम के, जी डरते थे माँ बाप से, अब बिल्कुल बच्चे नहीं डरते। तो माँ बाप डरते हैं, अब माँ बाप डरते हैं बच्चे। वेरी ट्रू, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप देखें सुसाइड की जो शरह है उसमें कितना इजाफा हुआ है, बच्चे बात नहीं सुनते और कोई इस तरह का सुसाइड, साइकेट्री, जो इनके साइकेट्री प्रॉब्लम्स इतने हैं बच्चों के, इतने बड़े बड़े स्कूल्स में, स्कूल्स का नाम नहीं ले सकता, इतने हाई लेवल के स्कूल जो कराची के टॉप नॉच स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को इतने इश्यूज़ हैं। आप जो आजकल बड़े बड़े साइकेट्री जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, उसमें जो बच्चे जा रहे हैं एडमिट होने, तो आप देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि बहुत बच्चों के इशू, अपेरेंटली आपको बच्चे लगते हैं कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन बिल्कुल हमें जैसे लगेगा, लेकिन इंटरनली उनके अंदर क्या क्या चल रहा है। गैजेटरीज ने बिल्कुल बच्चों को ख़त्म करके रख दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गैजेटरी तो एक ईवल है जो बच्चों के अंदर पेनिट्रेट हो गया, और उन्होंने क्या मतलब क्या डिस्ट्रक्शन है। ये हकीकत है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना कि मतलब मैं समझता हूँ स्कूल में 20% बच्चे जो ऐसे हैं जो बिल्कुल साइकेट्री डिसऑर्डर्स उनको हुए हैं, और इवन शिज़ोफ्रेनिक। मेजर रीजन उसका ये है कि मोबाइल फोन या टैबलेट, गैजेटरीज और गेमिंग मशीन्स आई हुई हैं। गेमिंग मशीन इतनी एक्सपेंसिव कार्ड्स वगैरह आते हैं आजकल, गेमिंग मशीन में बच्चे लगवा रहे हैं और वो बिल्कुल उसके साथ उससे निकल ही नहीं पा रहे वो लोग, वो उनको इजेक्ट करना ही मुश्किल हो गया। एक्चुअली उसका पता है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, अगर आप टेनिस खेल रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन, एक एंजाइम्स भाग रहे होते हैं, रश कर रहे होते हैं। वही आपके दिमाग की हालत होती है कि आपने जीत के या कोई लाइन क्रॉस करके एक टारगेट अचीव करना है। अब वही कंडीशन आपकी होती है बैठे हुए एक गेम खेलते हुए। अब आपकी फिजिकल एबिलिटी तो वो नहीं है उस वक्त, जो उसके साथ जो जिस्मानी जो उस वक्त आपकी एक्सर्शन एक हो रही होती है, वो बैठे हुए बच्चे गनों से मारधाड़ कर रहे हैं, गैजेट के थ्रू या कुछ भी करें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस करता हूँ वो ये कि जब मुझे याद पड़ता है, जब मैं अपना ए लेवल्स कर रहा था, तो हमारे जो इंग्लिश के टीचर्स थे वो इंग्लिश पढ़ाने से ज़्यादा हमारा जहन खोलने का काम करते थे। वो हमें बताते थे कि आओ बातें करते हैं, अपने घर के बारे में मुझे बताओ। अब जितने भी इश्यूज होते थे वो बच्चे इनडायरेक्टली एड्रेस करते थे। वो एक मुझे ऐसा लगता था कि वो एक हमारा साइकेट्रिक सेशन होता था। वो टीचर नहीं थे, वो एक साइकेट्रिस्ट बन गए थे हमारे। बिल्कुल सही। और हमें एक वो उन टीचर से दिल लग जाता था। अच्छा, उसमें पता है टीचर्स ये भी करते थे, जो हमारे स्कूल में टीचर थी वो क्या करती थी कि वो कहती थी टॉपिक देती थी और पेपर पे लिखो, और कहती थी इफ़ यू डोंट वांट टू मेंशन योर नेम, आप अपना नाम मेंशन ना करें,
ठीक है, और उसके बाद वो पेपर्स हम टीचर को देते थे और टीचर ऑब्वियसली टीचर को पता चल जाता है राइटिंग से कि कौन सा बच्चा क्या है, तो उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस हो जाते हैं। बच्चों को ये होता है कि हमारा नाम ना पता चले या हमारे बारे में ना पता चले, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती थी। आप स्कूल गई हैं कभी? नहीं, ऐसे ही घर पे बैठे बैठे पता चल गया। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। असल इसमें दो बातें हैं ना कि इसीलिए कहते हैं कि टीचर जो है वो बच्चे का एडवोकेट होता है। पेरेंट्स अपने बच्चे का केस उसके हवाले कर देते हैं, उसको संभालना करना लेके चलना। नेशंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं टीचर्स कैसे हैं। आप बच्चों को नहीं ब्लेम कर सकते, आप अगर ब्लेम करेंगे तो आप पेरेंट्स को करेंगे, टीचर्स को करेंगे। लेकिन फरहाना मैं आपको बताऊँ, हम लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे जब हमारी फेवरेट टीचर स्कूल छोड़ के दूसरे आज स्कूल भी चली जाती थी। ये वाली चीज़ आज भी ऐसी और है। बाकी टीचर्स भी हो जाते थे। नहीं वाकई, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आपका फेवरेट टीचर आपसे छूट जाए ना, हाँ। आप समझो बहुत एक सारे वो वैक्यूम आप नहीं वो पूरा बहुत कर टाइम सकते। के बाद कवर होता है और उसकी वजह यही होती है कि एवरी टीचर शुड बी लाइक दिस, कि हर बच्चा उससे इतना अटैच फील करे। ये कोई एक होता लेकिन है। आपको पता है फरहाना, करिकुलम पूरा करने का जो प्रेशर होता था चंद एक टीचर्स पे, मुझे याद पड़ता है वो कुछ टीचर्स बड़े मैकेनिकल भी थे। वो आते थे, अपना काम किया और चले गए, खुदा हाफिज। उसके बाद मतलब अगर कभी उनसे देखो भी तो अस्सलाम वालेकुम सर, तो वो हाँ वालेकुम सलाम, उन्हें पता भी नहीं होता था कि इन 6 में से किसने सलाम किया है। और कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका मकसद ही हमारी शख्सियत को निखारना था। उनमें से एक मेरे इंग्लिश के टीचर थे, BD सलीम, मुझे अभी तक याद है, ओ लेवल्स में क्लास 8 में राइट बिफोर ओ लेवल्स, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम पब्लिक स्पीकिंग किया करो। आप सोचे क्लास 8 में एक टीचर आपका फ्यूचर आइडेंटिफाई कर रहा है, और फिर उसके बाद स्कूल ने, आप सोचे मेरे स्कूल ने फिर एलोक्यूशंस में, आप स्कूल ने डिबेट्स में आपको पुश करना शुरू किया। ये एक पूरा सिस्टम था आइडेंटिफाई करना बच्चों की स्ट्रेंथ, कौन सा बच्चा रनिंग में तेज है, कौन सा बच्चा किस काम में तेज है, कौन सा बच्चा शो ऑफ है, चुगलियों में तेज है। हाँ। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, डॉक्टर्स इतने सीरियस क्यों होते हैं? मैं सीरियस लग रही हूँ आपको? लग नहीं है सीरियस नहीं, वो बात करते हुए होते हैं। मतलब क्या जोक सुना है? किससे सुना है? सास बहू का होने चाहिए ना। देखिए नहीं, सारे डॉक्टर्स डॉक्टर्स तो सीरियस नहीं होते। मैंने बहुत ज्यादा मेजर देखे हम आपकी हर फ्राइडे को एक डॉक्टर से मुलाकात कराते हैं। नहीं, कुछ डॉक्टर्स को मैंने देखा डांटते बहुत है पेशेंट को, वो उनका बस नहीं चले, कब्र में मुर्दे को कहते हिलना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फरहाना, डॉक्टर अगर सेंटर अप्रोच होती है ना उनका, वो ये कि बर्डन है, प्रेशराइज्ड है, और इसमें जो आजकल जो दो चीज़ें लैक करती है, प्रोफेशनलिज्म और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो नहीं डेवलप करवाई जाती। इस पे मैं आपकी पिछली बात को कनेक्ट करूँगी। आपने टीचर्स की बात की और एबिलिटी को, जो इनर टैलेंट होता है उसको बाहर इन्हांस करने की बात की, तो हमने अपने स्कूल में यही रखा हुआ है। जो मेरा बेसिक पैशन था वो यही था कि हमने शुरू से देखा है सिलेक्टेड इलेक्टेड बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हम हर बच्चे को हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं। बाय द टाइम बच्चा खुद समझे कि मेरी एबिलिटी किस चीज़ में है, टीचर्स को समझ आए, पेरेंट्स को समझ में आए, एवरी चाइल्ड हैज़ टू पार्टिसिपेट। हमारा 3 इयर्स का मॉन्टेसरी का बच्चा स्टेज पे स्टोरी टेलिंग करता है, डिबेट करता है। आए ना आए, पब्लिक का जो फेस करने का फियर है, कम से कम वो रो के भी चला जाए स्टेज पे अगर नहीं कर सका, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको ये होता है। वो बाय द टाइम वो एनवायरनमेंट 1 एनवायरनमेंट 2 ग्रेड 1 तक आता है, वो स्पीकर बन चुका होता है। इसमें से कुछ एक्सेल कर जाते हैं, कुछ जिनकी बस की बात नहीं होती है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ क्लियर अप हो जाती है। अच्छा ताहिर साहब, आपको पता है पूरी दुनिया में स्कूलों को लेके एक बहुत ज़्यादा मसला रहता है स्कूल में और कॉलेज में, वो है बुलीनेस का। एक जो बुली करना होता है, जो सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को बुली करते हैं, या अमीर बच्चे गरीब बच्चों को, या खूबसूरत बच्चे कम खूबसूरत, जो मतलब एक तो कलर पे उनको बुली कर रहे होते हैं, या पॉपुलर और अनपॉपुलर मोटापे पे कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमें टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल बेसिक इस्तेमाल करनी होती है टेलीविजन पे। तो ये जो बुलिंग का पूरा कल्चर होता है स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि रिसर्च में नहीं, बच्चे तो टीचर्स भी इस चीज़ को करते हैं। आई हैव सीन इन माय स्कूल, जिसमें वो बाकायदा एक फेयर बच्ची को जो है वो फेरी का रोल दे देते हैं कि नहीं यार शी इज वेरी प्रिटी, तो इसको हम ये रोल दे रहे हैं, और आपको चुड़ैल का रोल देते थे। और नहीं हमारे, अच्छा मुझे हमेशा अम्मा का रोल मिला है, मतलब व्हाई आई वांटेड टू बी अ फेरी। टीचर इसी तरह करते थे बच्चों के साथ कि तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है, जी सर आ रहा है, डूब के मर जाओ। ये हमारे टीचर कहते थे, इस तरह करते थे। और वो हाँ भाई तुम नहाए नहीं क्या, क्यों ये इतना ये रंग काला क्यों हो रहा है। तो ये टीचर, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर का अलग हिसाब है, प्राइवेट स्कूल्स में भी है ये। नहीं, और दूसरा ये कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो ख़त्म हो गया है। अब बच्चे को पढ़ाने ओ लेवल्स ए लेवल्स जैसे आपने किया है, तो उसमें ए लेवल्स में एक गाड़ी, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, एक गाड़ी, एक ओ लेवल्स में और एक ए लेवल्स में,
तो एक गाड़ी उसके साथ जाती है, एक साथ हर टीचर के पास, फिजिक्स का टीचर, इंग्लिश का टीचर, बायो का टीचर, लिटरेचर का टीचर, लैंग्वेज का टीचर, हर टीचर ने प्रोफेशनल, अब क्या क्या वो प्रोफेशनल से वो, क्योंकि टीचर्स के पास टाइम नहीं है, वो कहता है जी आप मतलब कंटिन्यू करो, लेकिन ओ लेवल्स ए लेवल्स कराने के लिए मैंने जितना देखा है कि हर बच्चा कर रहा है, ये नहीं कि कोई अच्छा बच्चा नहीं कर रहा, या क्योंकि उसको वहाँ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, वहाँ पे वो टीचर उसको मतलब कर ही दे ही नहीं पा रहे उसको सिस्टम के, जी आपने बेटा ऐसे चलना है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको पता है जब तक आपके जहन में इन कामों को लेके, जहां आपने बच्चों की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी को डेवलप करना है, और आपके जहन में एक बैंक का ही ख्याल रहे कि बस पैसे मिल रहे हैं, जाना है और कर लो, तो आई थिंक आप दयानतदार नहीं हैं और आप एक्चुअली खयानत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एबिलिटी से ये आने वाली नस्ल ने बिल्डअप होना है। तो ये बहुत ही एक चीज़ है जिस पर आपको बहुत नज़रसानी करनी चाहिए अगर आप गलत करें। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बैड कॉम्बो है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन इस वक्त चल रही है स्कूलिंग के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ग्रीनलैंड कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम का, डॉक्टर्स हैं और स्कूल चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक इतना हसास काम है करने का। ऑफकोर्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंदर कुदरती ममता होती है, लोगों को चाहते हैं कि वो शिफा पाएँ और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और इसी तरह अगर डॉक्टर स्कूल चला रहे होते हैं तो वो उन एस्पेक्ट्स को ज़रूर हाईलाइट करते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एक बच्चे की शख्सियत डेवलप करने के लिए। दोनों मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल काम। अच्छा ये बात सच है मैम कि नींद की गोलियां बनाने वाला खुदकुशी से डर गया होगा? इस बात को मानते हैं? देखिए मेडिसिन तो जिसने बनाई है वो एक रिक्वायरमेंट है, रिलैक्स करना या सोना, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। इंसान की पूरी रिपेयरिंग रात को होती है। अगर आप सही टाइम पर ना सोएं, अंधेरे में ना सोएं, तो आपके जो हार्मोन्स हैं जो पूरी बॉडी की ओवरहॉलिंग करते हैं वो रिलीज़ नहीं होते, और दैट लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बीमारियों को बहुत से लोग बिला वजह सो रहे होते हैं, बस में बैठे हुए बेखबर सो रहे होते हैं, स्टॉप निकल जाता है, आगे चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी नींद पूरी हुई होगी। और कुछ लोगों को, जैसे एक फैक्ट है कि खराटे लेने की बीमारी जो है, लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि ये इसकी आवाज़ से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो खुद भी नहीं सो पा रहा होता। जो खराटे लेता है वो खुद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, अलग-अलग ऑक्सीजन की कमी होती है, और उसकी वजह से वो दिन में चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए सो रहा होता है, एक्सीडेंट्स और ये सारी कहानियाँ। और कहते हैं खराटे वाहिद एक ऐसी मौसीकी जिसे बजाने वाला खुद नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकता है, दूसरे सुन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो कहते हैं कि जिन लोगों की रात की नींद पूरी नहीं होती, कहते हैं कि वो हम दिन में सो के नींद पूरी कर लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ये मानते हैं कि दिन का सोना जो होता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। जी डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे कहा कि रात का सोना एक हार्मोन के रिलीज होने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उस रात में रिलीज होगा। अल्लाह ने जो हमारे सिस्टम बनाया ना, आपको बहुत सारे लोगों को शायद तवज्जो नहीं होगी इस बात पे कि ब्रेन की अपनी क्लॉक है। हम कुछ भी कर लें, वो क्लॉक अपने हिसाब से ही चलती है। हमारे जितने भी बॉडी में जो भी सिस्टम चलता है उसकी टाइमिंग्स है, उसका रिदम है। अगर आप रिदम डिस्टर्ब करें तो मौसीकी बेसुरी हो जाती है, तो वो आपका जिस्म भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं, उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। उसको उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली अल्लाह मैंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि हम बगैर सोचे समझे उस पर सिर्फ चलें तो सब कुछ सही रहता है। और गड़बड़ वहाँ से शुरू होती है जब हम इसके अगेंस्ट या इससे फाइट करना शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें इसी से, फैमिली जेनेटिक्स का भी अपना एक रोल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ही बहुत गड़बड़ होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बच्चों को लेके एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि मोटा बच्चा हेल्दी बच्चा होता है। अगर कोई बच्चा मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, भाग दौड़ भी कर रहा होगा, लेकिन वो दुबला पतला होगा तो लगेगा यार कमज़ोर बहुत है। और जो बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होता है, अच्छा भी होता है, उसको लोग हेल्दी कंसिडर करते हैं, जबकि वो हेल्दी नहीं है। जबकि हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है। जो दुबला पतला है, एक्टिव है फिजिकली और हर चीज़ में परफॉर्म अच्छा कर रहा है, वो हेल्दी है, और जिसकी डाइट भी अच्छी है। अच्छा ताहिर साहब, जब टीचर्स का कोई आप लोग इस तरह का प्रोग्राम करते हैं जहाँ टीचर्स को भी बताया जाए कि बच्चों के साथ एक दोस्ती, इसमें एक बहुत बड़ा हमारा रोल है जी। हम लोग पहले तो ओवरऑल पाकिस्तान में हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है, अगर हम कभी वेकेशंस पे निकलें तो हम 1-2 स्कूल ज़रूर लेते हैं। उसमें हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स हो गए, फ़ज़ाइया हो गए, आपके फेडरल गवर्नमेंट के हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, और प्राइवेट स्कूल्स हो गए, सबको हम लोग ट्रेन करते हैं। उसमें हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक तो होता है ना, आप जनरल एक आपको वो मटीरियल मिल जाए, एक मैं यहाँ के लेक्चर दे दूँ तो
कि जी आप ये वटेवर आप इसमें ये लेक्चर मोटी मोटे टर्मिनोलॉजीज बोल के या आपको एक लेक्चर दे के जी वर्कशॉप हो गई। हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेरी मिसेस का बहुत बड़ा पार्ट है और हम दोनों मिल के हम लोग उनकी इससे वीकनेस ले, और हम लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बता चलें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, चाहे कोई बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक स्कूल हो या कोई बहुत भी, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे वीकनेसेस लेते हैं, उनके प्रिंसिपल से पहले बात करते हैं कि हमें आप बताएं आपकी वीकनेसेस कहाँ पर हैं, आपकी उस वीकनेसेस को फिर हम स्ट्रेंथ में कवर करते हैं, फिर हम एक वर्कशॉप डिज़ाइन करते हैं उसी हिसाब से कि जी इसमें ये लैक कर रहा है, या हम कभी स्कूल का विज़िट कर लेते हैं, अगर हमारे करीब कहीं स्कूल हो तो हम उसको विज़िट करते हैं कि कहाँ कहाँ लैक कर रहा है और कहाँ कहाँ हमने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कवर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्कूल्स में भी जो हम लोग देख रहे होंगे, जो भी जितने भी स्कूल्स में 360 का चेंज आता है हमारी 1, 2, 3 दिन की वर्कशॉप में, और हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। और जो टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं तो मतलब अभी हमने डॉक्टर्स का भी स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली हमने कॉलेज ऑफ अभी रिसेंटली हम लोग फौजी फाउंडेशन को अपना हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, 7, 8, 9 को हमारी डॉक्टर्स की वर्कशॉप है, तो हमने ये आगे भी इसको एक्सटेंड किया क्योंकि हम डॉक्टर्स को क्यों ना कराएं, तो ये हमारा प्लान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कराई है वर्कशॉप, और मतलब हम लोग डिफरेंट तरीके से कराते हैं। मैं फिर कहूँगा कि जो टर्म्स बोल के कुछ समझ नहीं आता, मोटी मोटी अंग्रेजी मार के हम जाते हैं उनकी बायलैंग्वेज लैंग्वेज पे अगर कहीं जाना मुश्किल कर देते हैं, समझना मुश्किल कर देते हैं। मतलब ये सब ये एक बेसिकली मैं कसम से ये टैक्टिक्स होते हैं, एक मोटा मोटे टर्म्स बोल के जी पता नहीं क्या बोल गए, और अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के इम्प्रेशन। लेकिन आप दोनों की लव मैरिज हुई थी, अरेंज हुई थी? हमारी अरेंज मैरिज। अरेंज हुई थी? जी। तो कैसे मुलाकात हुई? क्या दवा लिख के दी थी आपने इनको? नहीं, इनके फादर एयरफोर्स के एयरफोर्स में थे, मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, तो हम लोग जानते थे, इनके भाई वगैरह से मेरा दोस्ती थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर ये डॉक्टर साहब ने कवर किया वैसे अरेंज वाला बोल के ये भाई की दोस्ती। लेकिन ये पिक्चर्स तो स्वैप हुई। ये मेरे से छोटी है, बहुत छोटी है मेरे से। तो रिस्पेक्ट करती होंगी आपकी ना? जी रिस्पेक्ट करती है। अभी भी करती है? शादी के बाद नहीं, अब करना जरूरी नहीं। अब नहीं करती, अब नहीं करती। अब बनती भी नहीं। नहीं रिस्पेक्ट नहीं बहुत अच्छी है, मैं तो देख रही हूँ बोल भी नहीं रही, आप ऐसे बोल रहे हो। लेकिन फरहाना आप बताएं, कभी ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं, अब जो जब आप काम भी कर रहे हैं, घर में भी साथ है, तो कुछ एक बातें तो होती हैं। सबसे कॉमन कॉन्फ्लिक्ट या सबसे लेस लीथल कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे होता है? नहीं, खाना पकाते। मोस्ट लीथल बता सकती हूँ, कोई लेस लीथल तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होता। लेकिन मोस्ट लीथल यही होता है कि वही एक्सपेक्टेशंस की बात होती है। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये कभी वो कहते हैं ना कि मेरे लेवल पर आकर नहीं सोचते, विच इज़ वेरी कॉमन और एक्सेप्टेबल है। डॉक्टर्स में भी सोचो यार, मतलब लेकिन ये कि वही वाली बात है कि अल्लाह का शुक्र है, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए चल रहे हैं, साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, दवाइयों में झगड़ा होता है? दवाइयों में नहीं बहुत, तो है कि ये वाली अच्छी होती है, ये वाली अच्छी होती है? नहीं, ये नहीं होता, लेने और ना लेने पर होता है। अच्छा। तो बेटा कहता है गले में दर्द है, ये फौरन उसको एंटीबायोटिक्स, मैं कहती हूँ नहीं देनी, नहीं खानी, एंटीबायोटिक। ये लड़ाई होती है। घर में ऐसा बंदा रख लें कि दवाइयाँ चेक करें क्या होता है। बेटे माशाल्लाह अब इतने अकलमंद हो चुके हैं, बड़े हैं, उन्होंने भी इंशाल्लाह मेडिसिन में ही जाना है, तो उनको अवेयरनेस है, तो वो खुद। कभी बहुत ज्यादा इन्होंने आपको परेशान किया तो आपने कुछ घोल के पिला दिया? नहीं, वैसे पढ़ती रहती है 7-8 घंटे का पर फूकना और पढ़ना तो चलता रहता है। वो तो कभी भी किसी वक्त भी बुरा वक्त आ सकता है, तो पहले से तैयार रहना चाहिए। आपने मेरी बहन को एल्फी वाली लिपस्टिक ला कर दी हो? लिपस्टिक ये लगाती नहीं है, आज बहुत मुश्किल से लगा। अच्छा, पढ़ने फूकने वाला भी है आपका सिलसिला, ये कह रहे हैं? वो तो चलता रहता है माशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा एलोपैथिक, होम्योपैथिक और रूहानी इलाज, रूहानी पे ज्यादा बिलीव है। आपने कहा आपके बच्चे भी मेडिसिन की तरफ है, तो वो आप लोगों की मतलब आप दोनों डॉक्टर्स हैं इसलिए, या उनकी अपनी चॉइस है? अपनी चॉइस है। उनके असल में एनवायरनमेंट का भी कुछ इम्पैक्ट होता है, प्लस ये कि उनका एक्सपोजर तो हर चीज़ पे, जैसे इनकी कंस्ट्रक्शन भी है, दोस्तों से भी मिलते हैं, पीयर प्रेशर भी होता है, एक्सपोजर तो हर चीज़ का। आपके रिश्तेदार भी सब इसी फील्ड में? नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं है? इनके सारे रिश्तेदार जेल में इनके? मेरे 2 भाई अभी छूट के आए हैं। अच्छा, ये इनके शौहर को सुकून की तलाश है, उसके नहीं कौन सी? और इनके ये अपने शौहर को ना प्यार से मामू मामू बोलती है, पता नहीं क्यों। तो इनकी डिटेल काउंसलिंग की जरूरत है। डिटेल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है। अच्छा, इनके शौहर को अगर सुकून की तलाश है तो नींद की गोलियां इन्हें खानी चाहिए? शौहर को? शौहर को ही खानी चाहिए, जिसको सुकून की तलाश है वही खाए। वो कहा, उल्टा बता दिया। अच्छा, ऐसी कोई साइंस नहीं है जादुई कि किसी की दवाई खाई भी दूसरे को असर करे। इनको तो असर भी नहीं करेगी। अच्छा, इन बातों पे प्लीज रिवाइंड करके ताहिर साहब की तरह एक्सप्रेशन देके उन्हें कहा, अरे भाई गए। अच्छा, दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहाँ दर्द है?
जैसे ब्रेन को पता होता है कि मुझे कहाँ बताना है कि दर्द हो रहा है, तो उसी को एक साइकिल भी होती है कि ये गोली मैं खाऊंगा तो सही हो जाऊंगा, ऐसा होता है। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई बीमारी ना हो, सिर्फ उसको ऐसे लग रहा हो कि मुझे ये बीमारी है या वो बीमारी? इसके लिए एक टर्म है ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फील करते हैं, सोमेटोफॉर्म कहते हैं इसको, अब आप लोग को नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये एक होता है कि पेशेंट फील्स लाइक उसके पीछे उसका डिप्रेशन होता है, उसकी एंजाइटी होती है, उसके स्ट्रेसेस होते हैं, उसकी तरफ से लोगों की नेग्लिजेंस होती है कि उसको कभी किसी ने पूछा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब वो भी होता है ना कि कोई भी जब कुछ महसूस ना हो रहा तो आपको दिखे कहेंगे मुझे लगता है मुझे जादू हो गया है, मुझे लगता है मुझ पे किसी ने ताबीज़ किया। जादू भी फैक्ट है। ये सारी जो डिस्कशंस है ना, ये सारा डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे और आपके कंटिन्यूसली आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको ये बात पता होगी कि जादू तो और नजर बरहक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें आपको कोई चीज़ नहीं भी हकीकत नहीं है, लेकिन आपको कह कह के यकीन दिला दिया जाता है। और ये तो फैक्ट भी है कि आप एक चीज़ को बहुत दफ़ा बोलें तो वो हो भी जाता है। अच्छा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि गला दबाने से सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ये हकीकत है, और जो ज्यादा तंग है उसको सबसे पहले दबा दूंगा। बीमारी उसकी नहीं खत्म होगी, दूसरों की खत्म हो जाएगी। प्लीज, रमजान का शो है, इस चीज को, एक मेरा सवाल है, इस फीलिंग को पामाल मत कीजिए डॉक्टर साहब से। अब जैसे ये पेशेंट आपको कैसे पता चले? फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आई हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कह रही हूँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे डिप्रेशन है? देखिए, इसको आपके कहने से तो आई विल एड्रेस योर प्रॉब्लम। आप एक कंप्लेन के साथ आइए, मैं डेफिनेटली इसमें सब कुछ देखूंगी, आपसे हिस्ट्री लूँगी, आपसे इधर उधर की बातें करूँगी। तो जब आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगी तो आई विल हैव एन आइडिया कि हाँ इनके साथ कुछ और इशू चल रहा है। लेकिन फॉर यू आई विल नॉट से कि आप चली जाएं, आपको कोई मसला नहीं है, मेरे पास नहीं आइएगा दोबारा, नहीं। आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको हर चीज़ करके दूंगी कि लेट्स सपोज आपके है तो एक्सरे भी करवा लें, ब्लड टेस्ट अगर आप चाहती हैं, सब कुछ आपके लिए, बिकॉज आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मुझे, आप ढूंढ रही हैं मेरे अंदर कोई बीमारी है, मुझे निकाल के दो। तो आपको जो आपकी फरमाइश है, जो आपकी रिक्वेस्ट है, मैं आपको सब कुछ पूरा करके दूंगी, आपकी तसल्ली करूंगी, फिर मेरी काउंसलिंग स्टार्ट होगी कि आप समझे इस बात को। पहली बार शबुनिजा को कोई अपनी टक्कर की खातून जो इनके फजूल जवाब का बेहतरीन जवाब देता। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, थैंक यू ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए, बरकतन उज़्मी, थैंक यू शबुनिजा, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।